एक चैप्टर से मैंने निकाल निकाल के देखे थे कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मोल कॉन्सेप्ट में जो कंसेंट्रेशन टर्म है और जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ये तुम्हें आगे जाके सॉल्यूशन में भी हेल्प करने वाला है। और लिमिटिंग रिएजेंट आजकल क्या करने लग गए, मोल कॉन्सेप्ट प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा यूज हो रहा है। तो इसको एक बार ध्यान से कर ही लेना। मोल कॉन्सेप्ट को पूरा स्किप कर रहे हो तो इन दो चीजों को तो करोगे ही, कंसेंट्रेशन टर्म और लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि मैंने देखा है कई बार मेंस के पेपर में कि डायरेक्ट कन्वर्जन आता है कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में बदल दो, इतना इजी क्वेश्चन आता है कई बार। तो बेसिक बेसिक सारा करके जाना, काफी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने हर एक चैप्टर के लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल आता ही आता है। ठीक है। अब जैसे सॉरी मैंने गलत लिख दिया शायद। ओके, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, एट्थ में केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया। यहाँ पे आना था जीओसी। ठीक है, जिसके नीचे लिखा हुआ है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी। ठीक है ओके। है ना, इसको एक बार ठीक कर लेना जीओसी। अब मैं जीओसी में से क्या है, ये इन्हीं चार पे, मतलब तुम एक बार पीवाईक्यू उठाना, इन्हीं चार टॉपिक को बार बार घूमते हुए देखोगे। मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, तो इन चार टॉपिक को एक बार जरूर कर जाना। और ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, शायद आधा आधे घंटे का भी एक टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। अब ये जो मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ ना, इसमें सिर्फ जो मैंने स्टेबिलिटी लिखा है, इसमें मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन, तीनों की स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। बहुत बार क्वेश्चन आता है। और एरोमेटिसिटी इसको भी करोगे। और मेरे पास एक चेंज क्वेश्चन है तुम सबके लिए, वो मेंस कई बार पूछता है, वो मैं ये सेशन खत्म होने के बाद ग्रुप पे सेंड करूंगी, सब एक बार ट्राई करेंगे। एरोमेटिसिटी का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस ने काफी बार पूछा है। और वो तो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर चैटलियर कर लेना, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में जो के एम एन फोर के टू सी आर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्लस उनकी जो प्रिपरेशन है वो करके जाओगे। और कॉन्फ़िगरेशन में मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ। काफी बार डायरेक्ट एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, तो उसमें आप फिर फंस जाओगे अगर नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो इसको एक बार ओके करके दीदी। जाएंगे। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इधर। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर में क्या बात कर रही हूँ मैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक और था, शुक्र। मैं भूल गई। हाँ, सुक्रोज। इन सब के सभी के स्ट्रक्चर, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, वैसे वाले स्ट्रक्चर भी, और ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शंस गिवन है, इस रिएजेंट के साथ ये करके ऐसे बन गया, या फिर उसकी जो प्रिपरेशन है सारी करके जाओगे। अमीनो एसिड जो प्रोटीन है उसका एक बार ओवरव्यू जरूर लेके जाओगे, ताकि अगर कोई बेसिक सा सवाल आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, काफी बार मैच द फॉलोइंग पूछता है वो, तो वो एक बार मतलब ओवरव्यू जरूर लेके जाओगे, बिल्कुल डेप्थ में तो मत घुसना, अभी इतना शायद टाइम नहीं बचा होगा। तो इतना करके जाना। पीरियोडिक टेबल में से जो लास्ट के ट्रेंड्स आएंगे ना, आयनाइजेशन के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उन सभी ट्रेंड्स को एक बार जरूर पढ़ के जाओगे। वो पी ब्लॉक में भी काफी हेल्प करने वाला है, अगर तुम्हारे पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें तुम्हें काफी हेल्प मिलने वाली है। और केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री और शेप, मतलब भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। और एक एमओटी, मतलब सारे 80% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और काफी ज्यादा इजी होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो वहां से कर सकता है। विशाल जोशी सर ने ना अपनी कक्षा पे एक लेक्चर लिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का, शायद दो है उसमें। शायद एक लेक्चर में ये दोनों चीजें खत्म करा रखी हैं, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी। सर ने काफी अच्छी प्रैक्टिस भी कराई है, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर किसी का मन है तो। कि अगर 11th का थोड़ा भूल गए हो और अभी नहीं कर रखा केमिकल बॉन्डिंग, तो अपनी कक्षा का वो एक बार चैनल जाके देखना, विशाल जोशी सर का, और वहां से करना है क्वेश्चन। और जो कह रहा था जिसने कोऑर्डिनेशन पूरे चैप्टर को स्किप कर रखा है, अब उसके लिए उसे सेम केमिकल बॉन्डिंग जैसा ही, बस शेप ज्योमेट्री निकालना सीखो। और मैग्नेटिक नेचर, मतलब एक स्पिन मोमेंट, ये मैग्नेटिक नेचर की डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, वो तुम्हें समझ आने लग जाएगा। और स्पिन मोमेंट, मतलब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही पूरा क्वेश्चन होता है ये। जैसे तुमने बोर्ड्स में प्रैक्टिस की होगी ना बहुत सारे, तो बोर्ड्स के लिए भी तो प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें वो एंड तक सारी चीजें पूछता रहता है। तो वैसा ही वो टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं सीधे, सिंपल। ओक्टा हेड्रल के लिए भी और टेट्राहेड्रल के लिए भी, दोनों के लिए करना है। ठीक है, और नेमिंग बेसिक है, इसीलिए एक बार कर लेना। क्योंकि काफी बार वो क्या करता है कि कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा तुम्हें, खुद सोचो, तो उसमें तुम फंस जाओगे।
तो उसके लिए अगर नेमिंग बेसिक करनी जरूरी है। तो जिसने भी कोऑर्डिनेशन छोड़ा था ना, वो प्लीज इन चीजों को करके जाएगा। आराम से एक क्वेश्चन करके आ रहा है वो। और काफी बार तो सीधा सीधा कंपाउंड देके तुम्हें पूछ लेगा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में कि मैं इसका वो मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट बताओ, सिंपल अंडर रूट एन इंटू एन प्लस। कुछ करना ही नहीं उस क्वेश्चन में तो। बहुत बार पूछा है यार वो क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म भी आता है क्या? आता तो है, पर वो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। अगर टाइम नहीं है ना अभी, आइसोमेरिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पर अभी मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं कि जो तुम्हें करने में थोड़े आसान पड़ जाए। आइसोमेरिज्म टाइम ले लेगा तुम्हारा अच्छा खासा। और शायद जिसने किया होगा तो उसके पास अब टाइम तो नहीं है। मैंने आइसोमेरिज्म पहले इंक्लूड कर रखा था लिस्ट में, बट फिर मैंने हटा दिया कि वो थोड़ी डिमांड करता है प्रैक्टिस काफी सारी। वो थोड़ा काफी बच्चों को अटपटा लगता है और छोड़ते हैं उस पार्ट को, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में छोड़ा ही था। मैं से हो नहीं रहे थे क्वेश्चन। फिर एंडिंग में मैंने खुद से सीखा था वो, कर करके प्रैक्टिस। तो अगर जिसके पास टाइम बचता है तो आइसोमेरिज्म भी करके जाएगा। क्वेश्चन आता है, एक बार समझने की जरूरत है। एक बार तुम्हें आइडिया लग गया ना कि हाँ भाई यहाँ से उठा के यहाँ कर दूंगा इसको, तो एक और इसकी ज्योमेट्री बन गई, नई शेप आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस वही बात, टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने में, प्रोसेस धीरे जाती है उसकी। तो अगर टाइम बचता है तो आप आइसोमेरिज्म भी करोगे। फिर रिडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा नहीं, वो बस बेसिक के लिए यूज कर लो रिडॉक्स रिएक्शन को, कि एन फैक्टर तुम्हें पता हो, कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता हो। और कई कई बार ना बैलेंसिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक तुम्हें ऐसे रिएक्शन दिया होगा और कंपाउंड के आगे एन ए बी सी ऐसे लगा देगा, और फिर न्यूमेरिकल में पूछ लेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बताओ क्या है, सीधा। तो उसके लिए बैलेंसिंग किसी भी तरीके से, जो भी तुम्हें पसंद हो उस तरीके से बैलेंसिंग सीख के जाओगे। ज्यादा ज्यादा टाइम की चीजें नहीं है, याद है, आधे घंटे का टॉपिक है सारे। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है सिंपल टाइट्रेशन, वो शायद KMnO4 ऑन K2Cr2 7 की है, वो बहुत इजी है। कि इसके इक्विवेलेंट, KMnO4 के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो तुम्हारी रिएक्शन में जो होगा, सिर्फ दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है सिर्फ, और क्वेश्चन सॉल्व है। इस पे बस तुम 2-3 क्वेश्चन कर लेना, डन है, हो जाएगा आराम से। ओके। और जिनको ऑर्गेनिक में 12th के रिएक्शन पार्ट में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स लिखो, नेम्ड रिएक्शन लिखो, और टेस्ट लिख दो सारे के सारे। अभी मैकेनिज्म में ज्यादा घुसो मत। और मैकेनिज्म अगर करने हैं तो वो भी नोट कर लो कौन कौन से करने हैं। SN1, SN2, E1, E2। और अभी ज्यादा अंदर मत जाना, E1CB, SN NGP, ये सब करने की जरूरत नहीं है। SN प्राइम, ये मत करना अभी। तो अभी ये बेसिक वाले करोगे सारे, जो जो मैकेनिज्म या फिर जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सब करना। और मैं तो ऑर्गेनिक में यही कहती रहूंगी हमेशा ही कि नेम्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स और टेस्ट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तुम जाके जे मेंस का पेपर देके आओगे ना, तुम खुद कहोगे ये वही चीजें तो आ रही हैं, इससे ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं रहा। एक कदम मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें थोड़ा फंस सकते हो। ठीक है। ये और करने कहाँ इम्पोर्टेंट, से चाहिए? कौन सी चीज? ये रीजेंट्स टेस्ट और नेम्ड ये रिएक्शंस यार इंपॉर्टेंट शायद अगर इकट्ठे। हाँ, अगर तुम बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हें एक रेफरेंस कोई किताब मिली होगी। जैसे हमारे पास, हमारे बोर्ड्स में लगवा रखी थी, प्रदीप करके एक किताब थी। तो उसमें ना एक जगह पे दिए हुए थे सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जितने भी हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। पंकज सर ने शायद एक वीडियो ले रखी है सब नेम्ड रिएक्शंस की और इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की भी शायद। और वो साक्षी बोरा मैम है, उन्होंने ले रखी है सारी क्लासेस, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, नेम्ड रिएक्शन, टेस्ट, सबकी ले रखी है क्लास। उसको एक बार जाके कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएंगी सारी चीजें। साक्षी बोरा मैम को या फिर पंकज सर को रेफर कर लेना। ठीक है।